राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे मॉडल सेट 2023 के। आज कुछ देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहे सेक्शन ए के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक दिया रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ 5 क्वेश्चन। तो देखिए, आपको दिया गया है सबसे पहला कि चंदा क्या है, यानी व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन। ये आपके एनपीओ चैप्टर से दिया गया है पहला क्वेश्चन, चंदा क्या है। तो इसके लिए नोट्स बना के रखें, आपको और सुविधा होगा। तो देखिए, अगर पूछा जाता है चंदा का अर्थ या मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो देखिए लिखे हैं कि चंदा का अर्थ क्या है। चंदा वो राशि है जो सदस्यों ने किसी दान या अभियान की मदद करने के लिए किसी संगठन को भुगतान किया है। इसका भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक की जा सकती है। यह अलाभकारी संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति है और ये आय का एक मुख्य स्रोत होती है। ठीक है, तो यानी जो चंदा है वो एक राशि है जो मेंबर्स के द्वारा दी जाती है संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि कोई भी काम को पूरा किया जा सके। और ये जो सब्सक्रिप्शन होगा यानी जो चंदा होगा, वो उसका भुगतान जो है वो मासिक यानी मंथली कर सकते हैं, त्रैमासिक यानी 3 मंथ्स में कर सकते हैं, या अर्धवार्षिक यानी 6 मंथ में कर सकते हैं, या फिर ईयरली यानी वार्षिकी भी की जा सकती है। और ये एनपीओ यानी अलाभकारी संस्थाओं के लिए एक आयगत प्राप्ति है, यानी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, और ये आय का एक मुख्य स्रोत होती है। ठीक है, चंदा का अर्थ ये हिंदी के लिए। और इंग्लिश में अगर लिखेंगे मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, अ सब्सक्रिप्शन इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट मेंबर्स पेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प अ चैरिटी और कैंपेन. It may be paid monthly, quarterly, half yearly or annually by the members. Subscription is a revenue receipt and it is the main source of income in NPO. ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो मेंबर्स के द्वारा दिया गया एक हेल्प होती है, यानी चैरिटी चलाने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। और ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली पे किया जाती है। और जो सब्सक्रिप्शन होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, और ये एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है एनपीओ के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 मेंबर्स है, मान लीजिए कि अगर 1000 मेंबर्स है और वो सब्सक्रिप्शन अगर 20 ईच के हिसाब से अगर देती है, 20 रुपये के हिसाब से अगर देती है 1000 मेंबर, तो यानी आपका मेंबर्स से कलेक्ट हो जाएगा 20,000 रुपीज़। और इससे आप चैरिटी या कैंपेन की आप बहुत सारा मदद कर सकते हैं। तो ये इसी टाइप से आप कैलकुलेशन करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो ये इस 1000 मेंबर्स अगर 20 ईच या 10 ईच, जो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो आपका कलेक्शन जो होगा वो इतने रुपये का होगा और इससे आप हेल्प कर सकते हैं। तो वही पूछा गया था कि चंदा का अर्थ क्या है या मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अधिलाभ का सूत्र दें, यानी गिव द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट टर्म्ड एज सुपर प्रॉफिट। इन सुपर प्रॉफिट का जो डिफरेंस, कैसे सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को। तो अगर आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसको अधिलाभ पूछा गया। अधिलाभ, एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ,
माइनस सामान्य लाभ, इन दोनों के अंतर को ही आप बोलते हैं अधिलाभ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, त्याग अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है, यानी हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आप लिखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही लिखते हैं ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। और अगर गेनिंग रेशियो यानी लाभ, अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछता है अगर, तो उसके लिए आप लिखते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन आपको पूछा गया है यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब त्याग अनुपात। ओल्ड रेशियो मतलब पुराना अनुपात, माइनस नया अनुपात। सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, तो ऐसा आप लिखेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या त्याग अनुपात का लिख सकते हैं पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और सुपर प्रॉफिट का पूछेगा तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी अधिलाभ बराबर होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अंश से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर। तो देखिए इसके लिए भी नोट्स तैयार किए हैं। तो पूछा गया है कि शेयर से क्या आप समझते हैं, अंश का आशय। तो कंपनी की कुल पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होती है। इन्हीं टुकड़ों या हिस्सों को अंश कहते हैं। यानी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है एक निश्चित राशि के छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होती है। इन्हीं टुकड़ों या हिस्सों को ही अंश कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, उदाहरण के लिए एक कंपनी की पूंजी है 1 करोड़ रुपए, जो प्रत्येक 10 रुपए के अंशों में विभाजित है। तो ये कहा जाएगा कि अंश पूंजी 1 लाख अंशों में विभाजित है। यानी टोटल आपका 1 करोड़ है और आप चाहते हैं कि वो 1 लाख अंशों में विभाजित हो जाए, ताकि वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है 10 रुपये। तो 10 रुपये के हिसाब से आप सबको दे सकते हैं, यानी 1 लाख अंश आप बांट सकते हैं। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में अगर लिखते हैं मीनिंग ऑफ शेयर, कंपनीज टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स और इन यूनिट्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। These small parts or unit are called share. For example, capital of rupees 1 crore divided into share of rupees 10 each. It is said that share capital is divided into 1 lakh shares. यानी जो टोटल कैपिटल होती है वो कुछ स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड रहती है, जो आपका टोटल कैपिटल है, और उस स्मॉल यूनिट को ही आप क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया 1 करोड़ है, अगर आप चाहते हैं कि वो छोटा टुकड़ा जो है वो 10 रुपये का हो, 100 रुपये भी हो सकता है, तो आप 10 रुपये अगर रखते हैं तो 1 लाख शेयर आप उस कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, यानी 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से अगर आप कलेक्ट करेंगे तो 1 करोड़ रुपये हो जाएंगे। तो ये था आपका शेयर का डेफिनेशन जो आपको दिया गया है। तो आप इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि व्हाट इज़ मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसके लिए भी नोट्स तैयार किए हैं। तो ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ क्या है। ऋण पत्रों के शोधन से आशय ऋण प्रमाण पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार ऋण पत्रधारियों को चुकाई जाने वाले उस राशि से है
जो परिपक्व अवधि समाप्त होने पर की जाती है। ऋण पत्रों का शोधन सममूल्य पर अथवा प्रीमियम पर की जाती है। यानी ऋण पत्रों का जो शोधन है, यानी जो डिवेंचर का रिडेम्पशन जो होगा, जो सर्टिफिकेट में वो कुछ शर्तों के अनुसार ऋण पत्रधारियों को चुकाई जाने वाले उस राशि से है जो मैच्योरिटी डेट पे, यानी मैच्योरिटी टाइम के बाद समाप्त हो जाती है। और ऋण पत्रों का शोधन या तो एट पार पे किया जा सकता है या प्रीमियम पे किया जा सकता है। तो मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर्स टू द अमाउंट to be repaid to the debenture holders at the end of the maturity period as per the condition given in the debenture certificate. Redemption of debenture may be in at par or at premium. तो देखिए डिवेंचर का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए कि 1000 डिवेंचर्स हैं, ठीक है, और डिवेंचर का रेट है 10 रुपये। तो टोटल डिवेंचर होल्डर्स को कितना देना है आपको? 10,000। और इसका टाइम पीरियड दिया गया है मान लीजिए फॉर 10 ईयर्स का, ठीक है। और डिवेंचर का क्या रहता है? एक स्पेशल रेट रहता है 10%, 1000 डिवेंचर ऑफ ₹10। तो यानी आपको क्या करना है, ये 10% रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट इसमें ऐड करके आपको उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो यानी 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1000, यानी टोटल आपको 11,000 पेमेंट करना होगा, ठीक है, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो ये रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का एग्जाम्पल हुआ। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है वो जो सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा जिस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मैच्योरिटी पीरियड पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है व्हाट आर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या है? करेंट एसेट्स के लिए भी नोट्स तैयार किए हैं। तो जैसे करेंट एसेट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति का अर्थ क्या है? तो चालू संपत्तियां वे हैं जिनकी 1 साल में वसूली या बिक्री होने की उम्मीद है। एक चालू संपत्ति को कभी कभी तरल संपत्ति भी कहा जाता है। यानी चालू संपत्ति वो है जिसको 1 साल के अंदर आपको बेचना पड़ता है या वसूली की जानी पड़ती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चालू संपत्तियाँ। तो एक चालू संपत्ति को कभी कभी तरल संपत्ति भी कहा जाता है क्योंकि वो कैश में हम लोग को उपलब्ध हो जाता है, तो इसीलिए उसको करेंट एसेट्स बोलते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए रोकड़ समतुल्य यानी कैश जैसा, डेटर्स यानी देनदार, और स्टॉक, ये सब है। तो मीनिंग ऑफ करेंट एसेट्स अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो करेंट एसेट्स आर दोज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और सोल्ड विद इन अ ईयर। अ करेंट एसेट समटाइम कॉल्ड अ लिक्विड एसेट्स। यानी करेंट एसेट्स वो है जो जिसको बेचा जा सकता है या उम्मीद की जा सकती है कि उससे रियलाइज हो जाएगा विद इन अ ईयर में। और करेंट एसेट को समटाइम हम लोग क्या बोलते हैं? कभी कभी लिक्विड एसेट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैश इक्विवेलेंट, डेटर, स्टॉक, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता था, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं करेंट एसेट। तो आपको सिंपल सा पूछा है कि करेंट एसेट क्या है, तो आप करेंट एसेट के बारे में डेफिनेशन दे दीजिएगा और एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो बस इतना ही इनफ होगा क्योंकि 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है ये। तो इजीली आप ऐसा इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन, तब तक आप लिख लीजिए इसको। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, देख लेते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया गिव द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या अर्थ है। तो इसके लिए भी नोट्स बना चुके हैं रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए, और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ क्या है। रोकड़ प्रवाह विवरण दर्शाता है रोकड़ के स्रोत एवं उनके उपयोगों का
आपको अपने व्यवसाय में आने वाले और बाहर जाने वाले धन की निगरानी करने में मदद करता है रोकड़ प्रवाह विवरण। यानी रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है कि रोकड़ के स्रोत यानी कहाँ से आपको सोर्स ऑफ कैश है और उनका उपयोग यानी उसका यूजेस कहाँ है। आपको अपने व्यवसाय में आने वाले और बाहर जाने वाले धन यानी जो अमाउंट रहता है उसका निगरानी करने में मदद करता है रोकड़ प्रवाह विवरण। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया, रोकड़ के स्रोत क्या है। अगर आप बिल्डिंग को बेच देते हैं यानी भवन की बिक्री अगर करेंगे तो रोकड़ के स्रोत हो गया यानी कैश आएगा आपके पास। अंशों का निर्गमन, शेयर का इशू कर दिए तो कैश मिलेगा। और उपयोग कैसे होगा, रोकड़ का उपयोग भूमि की खरीद यानी कोई आप ज़मीन खरीद लेते हैं तो आपको उस कैश का यूज़ करना पड़ेगा, या ऋण पत्रों का भुगतान यानी डिवेंचर का पेमेंट कर दीजिएगा तो कैश का यूज़ होगा। तो ये एग्जाम्पल आपका रोकड़ प्रवाह विवरण का आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए चुना गया है। और इंग्लिश में अगर लिखते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द सोर्सेस ऑफ कैश एंड यूजेस ऑफ कैश विच हेल्प्स यू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग मनी ऑफ योर ओन बिजनेस, ठीक है। तो कैश फ्लो वही है कि जो आपको सोर्सेस ऑफ कैश और यूजेस ऑफ कैश के बारे में बताएं, जो आपके बिजनेस में आने वाले और जाने वाले कैश के बारे में बताता रहे। फॉर एग्जांपल के सोर्स ऑफ कैश में लिखे हैं कि सेल ऑफ बिल्डिंग यानी बिल्डिंग को बेचने पे कैश आएगा, और इश्यू ऑफ शेयर का इशू कीजिएगा तो कैश आएगा। और उसी टाइप से यूजेस कैसे होगा कैश का, परचेज ऑफ लैंड, अगर लैंड खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं तो, या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी डिवेंचर का पेमेंट कर देते हैं तो भी आपका कैश का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आप आंसर अगर लिखेंगे तो सेटिस्फाइंग आंसर होगा। बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार। उम्मीद है सभी क्वेश्चनों का आपने आंसर कर लिया होगा। तो सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी का आंसर मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको ये जो भी बताया जा रहा है आपको वीडियो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अकाउंटेंसी बीएमटी समझ में आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी आप नए वीडियो आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को जाएगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे दोस्तों।